Assalamu alaikum. This is Hafsa Mohammad Asif here, your business and accounting instructor. Welcome to the past paper series of AS Level Accounts 9706. अच्छा, आज जो हमने past paper attempt करना है that is May June 2025 paper 2 variant 2. First question जो हमारे पास है, H Limited financial years end on 31st December 2024. On that date, the following information was available. Non-current asset included the following. Non-current asset आपके पास यहाँ पर दो given है, motor vehicle, furniture and equipment. Cost at 1st January 2024. 1st January 2024 year का start है. It means ये opening balance है. Provision for depreciation at 1st January 2024. Depreciation policy जो हमारे पास है for motor vehicle that is 20% per annum and the method is reducing balance. और इसकी allocation 75% to the distribution cost and 25% to the admin expenses. उसके बाद furniture and equipment की cost 45,000 है और इस पे provision और accumulated depreciation 16,200 है और 15% per annum is the rate and the method is straight line. और इसको 100% ही admin expenses में allocate करना है. On 1st July 2024, equipment which cost 8,000 was purchased on 1st January 2022 was sold for 3,900. Depreciation is provided on furniture and equipment on a month-by-month basis in the year of disposal. एक assets जो हम जिसकी कॉस्ट 8,000 है, ओरिजिनली हमने 1st जनवरी 2022 को परचेज किया था, उसको सेल किया है फॉर 3,900. सो दिस 3,900 ये हमारी सेल प्रोसीड हो जाएगी और ईयर ऑफ डिस्पोजल के अंदर मंथ बाय मंथ बेसिस डेप्शन होगी और हमने ये सेल किया है 1st जुलाई 2024. इट मीन्स इस करंट ईयर में आफ्टर 6 मंथ इसको सेल किया है. पार्ट ए की रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द डेप्शन चार्ज फॉर द ईयर फॉर 2024 ऑन द फॉलोइंग नॉन करंट एसेट. सबसे पहले हमने मोटर व्हीकल की डेप्शन कैलकुलेट करनी है. मोटर व्हीकल पर जो हमारा रेट था वो 20% था और मेथड था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसमें डेप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं. और नेट बुक वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इसके ऊपर हम लोग रेट अप्लाई करते हैं. जो मोटर व्हीकल की हमारे पास क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन थी दैट वाज 80,000 और प्रोविजन फॉर डेप्शन 28,000. $28,400 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 20%. ये हमारे पास आंसर आ रहा है 10,320 और ये डेप्शन हो जाएगी फॉर मोटर व्हीकल. देन वी हैव फर्नीचर एंड इक्विपमेंट. अच्छा, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट में एक एसेट हमने सेल कर दिया है 2024 में और इसको सेल कब किया है, 1st जुलाई में. इट मीन्स इस ईयर के अंदर इस एसेट की सिर्फ 6 मंथ्स की डेप्शन आएगी क्योंकि हमने 1st जुलाई को तो इसको सेल कर दिया और मंथ बाय मंथ बेसिस है तो 6 मंथ की ही डेप्शन कैलकुलेट करेंगे. तो हमारे पास जो स्टार्टिंग कॉस्ट थी वो 45,000 थी और 45 में से हमने 8,000 का एसेट तो सेल कर दिया है, तो रिमेनिंग एसेट्स हमारे पास हैं 37,000 के. अच्छा, जो 8,000 का हमने एसेट सेल किया है उस पर 6 मंथ की डेप्शन आएगी. तो यहाँ पर जो रेट गिवन था वो 15% था और मेथड स्ट्रेट लाइन है तो कॉस्ट के ऊपर ही रेट अप्लाई हो जाएगा. 6/12 इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने 6 मंथ की डेप्शन कैलकुलेट करनी है, इसीलिए 6/12. 6 मंथ्स इन 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 12. तो इसकी डेप्शन हमारे पास आ रही है 600 और जो रिमेनिंग एसेट्स थे वो हमारे पास हैं 37,000 के. इस पे कंप्लीट ईयर की डेप्शन आएगी. तो 37,000 इंटू 15% ये हमारे पास आ रहा है 5,550. अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की टोटल डेप्शन फॉर द ईयर आ जाएगी जो कि हमारे पास आ रही है 6150. देन पार्ट बी के अंदर कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ द इक्विपमेंट. ये वाला जो एसेट हमने सेल किया है 8,000 जिसकी कॉस्ट थी और इसकी डिस्पोजल वैल्यू है वो 3,900 है, इसके ऊपर हमने गेन या लॉस कैलकुलेट करना है. तो गेन या लॉस कैलकुलेट करने का एक सिंपल फार्मूला है, सेल प्रोसीड माइनस नेट बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू गेन और लॉस. सेल प्रोसीड हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वॉज सोल्ड फॉर 3,900. 3,900 यहाँ आ गई. नेट बुक वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी. नेट बुक वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड
डेप्रिसिएशन। तो जो एसेट हमने सेल किया उसकी कॉस्ट हमारे पास 8000 थी। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मीन्स आज तक की डेप्रिसिएशन एसेट कितना टोटल डेप्रिसिएट हुआ है। तो हमने ये एसेट खरीदा था 1 जनवरी 2022 और इसको सेल किया है 1 जुलाई 2024। इट मीन्स अगर आप इसको टोटल देखेंगे कितने ईयर्स हैं, ये टोटल 2.5 ईयर्स हैं। 2022 कंप्लीट, 2023 कंप्लीट और 2024 हाफ। तो ये 2.5 ईयर्स हैं। तो 8000 के ऊपर हम 15% पर एनम रेट है और पॉलिसी स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए कॉस्ट के ऊपर ही हम 15% अप्लाई कर देंगे और इसको मैं डायरेक्टली 2.5 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी बिकॉज स्ट्रेट लाइन मेथड है और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एवरी ईयर की डेप्शन सेम होती है। तो ये मेरे पास टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्शन आ रही है वो 3000 आ रही है। इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगी 3000। तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू जो आ रही है दैट इज 5000। अब नेट बुक वैल्यू आ गई 3900 माइनस 5000, ये आपके पास 1100 नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स आपके पास 1100 का लॉस ऑन डिस्पोजल अराइज हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं हमने करना क्या है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। हमने बेसिकली इनकम स्टेटमेंट क्रिएट करनी है। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होगी रेवेन्यू से। लेकिन इससे पहले हम सारी एडजस्टमेंट्स को पढ़ लेते हैं। The books of account also included the following balances at 31st December 2024। यहाँ पे कंपनी ने 10% डिबेंचर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 10% जो कि 80,000 के हैं। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिबेंचर इंटरेस्ट, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, distribution cost, dividends paid, office wages, marketing expenses, property at valuation at 1st January, मतलब प्रॉपर्टी का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है दैट इज 970। रेंटल इनकम है, रेवेन्यू है एंड सेल्स स्टाफ वेजेस एंड सैलरीज। फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या गिवन है फॉर द ईयर एंड 31st December 2024। Part of the premises had been rented out since 1st May 2024. The rental income is 2400 for every 3 months payable in advance. अब देखिए ये जो बिजनेस की है वो इनकम है और हमने बिजनेस ने प्रेमिसेस को रेंट आउट किया है 1st May 2024 और ईयर एंड है 31st December। अगर आप इसका ड्यूरेशन देखें दैट इज 8 मंथ्स। इट मीन्स इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमें 8 मंथ्स की रेंटल इनकम रिकॉर्ड करनी है और 3 मंथ्स की जो रेंटल इनकम आपको गिवन है दैट इज 2400। तो 2400 अगर डिवाइड बाय हम 3 कर दें तो हमारे पास पर मंथ की रेंटल इनकम आ जाएगी दैट विल बी 800 और 8 इंटू 8 दैट इज 6400 और ये हमारी रेंटल इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगी। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन को हमने कहाँ पर ऐड करना है, एडमिन एक्सपेंस में ऐड करना है। Marketing expenses included the cost of an advertising campaign that is 8800 which runs from 1st September 2024 to 30 April 2026। अच्छा, मार्केटिंग के अंदर एडवर्टाइजिंग का 8800 एक्सपेंस इंक्लूडेड है which is starting from 1st September 2024 till 30 April 2026। तो 2024 के अंदर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 4 मंथ्स का एक्सपेंस है और यही हमारी इनकम स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट है। 2025 कंप्लीट 12 मंथ्स एंड 2026 के भी 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल, इट मीन्स 4 मंथ्स। तो ये टोटल जो आता है हमारे पास 20 आता है। इट मीन्स जो ये टोटल एक्सपेंस है वो 20 मंथ्स का है और हमारे लिए रेलेवेंट सिर्फ 4 मंथ्स का है। इट मीन्स ये जो 16 मंथ्स हैं ये हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस है। तो 8800 को इंटू 16/20 हम कर देंगे, ये हमारे पास आ रहा है 7040 दैट इज अवर प्रीपेड अमाउंट। इसको हमें मार्केटिंग एक्सपेंस से सबट्रैक्ट करना होगा। ऑफिस वेजेस ओइंग वर 1250, तो ये ऑफिस वेजेस में जाकर ऐड हो जाएगा। Sales staff are yet to be paid an annual bonus of 2% on all sales above 450,000 के ऊपर जितनी भी सेल्स होंगी उस पर 2% बोनस सेल्स स्टाफ को पे किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो रेवेन्यू है दैट इज 570, तो 570 और 450,000 का डिफरेंस ले लेंगे। सो वी विल गेट द एक्सेस अमाउंट। ये हमारे पास आ रहा है 120,000 और 120,000 की 2% इज 2400, ये हमारा बोनस एक्सपेंस हो जाएगा।
Then it says the debenture were issued at 1st April 2024. डिबेंचर ऊपर हमारे पास गिवन थे, डिबेंचर अमाउंट 80,000 के हैं और इस पे 10% इंटरेस्ट है, लेकिन ये डिबेंचर हमने इशू करे हैं 1st अप्रैल को, तो 1st अप्रैल से 31st दिसंबर, दैट इज 9 मंथ्स, सिर्फ 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे. सो 80,000 इंटू 10% इंटू 9/12, ये हमारे पास आ रहा है 6,000. 6,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा. देन लास्ट एडजस्टमेंट इज टैक्सेशन फॉर द ईयर इज एस्टिमेटेड टू बी 40,200. अब हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा. रेवेन्यू वी हैव, हमें क्वेश्चन में यहाँ पर रेवेन्यू गिवन है, दैट इज 570,000. सो 570,000 यहाँ पर रेवेन्यू आ जाएगा. उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स इसमें से सब्ट्रैक्ट होंगी. कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, दैट इज 288,400. सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज 281,600. उसके बाद वी हैव टू लेस distribution expense and admin expense. और distribution expense और admin expense के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी. सो distribution expense हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 9,800. फर्दर देखिए यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, सबसे पहले डिबेंचर है, देन डिबेंचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. देन एडमिन एक्सपेंस, ये भी इसका पार्ट नहीं है. कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स मींस डिलीवरी कॉस्ट टू द कस्टमर, सो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है. 2,700 कैरेज कॉस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी, कैरेज आउटवर्ड्स. देन वी हैव कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये भी पार्ट नहीं है. डिबेंचर इंटरेस्ट भी पार्ट नहीं है. डायरेक्टर एग्जामिनेशन हमें क्वेश्चन में बता दिया था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन एडमिन एक्सपेंस, तो इसको हम डिबेंचर में नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं लिखेंगे. देन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसको हम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं. डिविडेंड्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑफिस पेजेस, भी एडमिन का पार्ट होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं होंगे. यहाँ पर मार्केटिंग, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होगी 24,240, बट इसमें एक प्रीपेड अमाउंट भी दी, दैट इज 7040. 24,240 में से फर्स्ट हम 7040 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे. देन वी हैव प्रॉपर्टी भी नहीं आएगा, रेंटल इनकम भी नहीं आएगा, रेवेन्यू भी नहीं. सेल्स स्टाफ एंड सेल्स स्टाफ वेजेस एंड सैलरी, सेल्स स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सो इनकी सैलरीज एंड वेजेस भी डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट होंगी. दैट इज 62,300. और यहाँ पर इनका एक बोनस भी था, दैट इज 2,400. तो हम इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे. अच्छा, यहाँ पर हमें जो हम डिडक्शन कैलकुलेट कर रहे थे, तो इट वाज रिटन के मोटर व्हीकल की जो डिडक्शन होगी वो 75% एलोकेट होगी टू द डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डिडक्शन हमने कैलकुलेट की थी 10,320. तो ये 10,320 भी हम डिडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में ही जाकर ऐड कर देंगे. 10,320 इंटू 75%, ये आ रहा है हमारे पास 77 7740. अब इन सारी अमाउंट्स को हम ऐड एंड लेस कर देंगे, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का टोटल आ जाएगा, दैट इज 102,140. इसको हम यहाँ पर जाकर लिख देंगे 102,140, और ये लेस होगा इसीलिए इसको माइनस करेंगे.
देन एडमिन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करनी है। एडमिन एक्सपेंस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर दैट इज 11,560। उसके बाद 25% एडमिन एक्सपेंस मोटर व्हीकल की डेप्शन एडमिन एक्सपेंस में जाएगी और 100% फर्नीचर इक्विपमेंट की जो डेप्शन है दैट इज 6150 और इसका 10,320 का 25%। उसके बाद जो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन था दैट इज आल्सो इन पार्ट ऑफ एडमिन एक्सपेंस। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन हमारे पास था 56,000 का। देन वी हैव ऑफिस वेजेस, ये भी एडमिन एक्सपेंस का पार्ट है एंड ये ओइंग भी है, तो यहाँ पर इसमें जाकर 1250 हम ऐड भी करेंगे। 37,150 एंड प्लस 1250। और कोई एक्सपेंस यहाँ पर है नहीं जो एडमिन एक्सपेंस का पार्ट, बट एक और चीज़ हमने जो कैलकुलेट की थी लॉस एंड डिस्पोजल। देखें इक्विपमेंट का 100% डिडक्शन भी एडमिन एक्सपेंस का पार्ट बन रही है, तो इसका लॉस एंड डिस्पोजल भी एडमिन एक्सपेंस में ही जाएगा। दैट वाज 1100। तो 1100 का लॉस एंड डिस्पोजल भी हम एडमिन एक्सपेंस में ही एलोकेट करेंगे। इन सबको एड या लेस करने के बाद हमारी जो एडमिन एक्सपेंस की अमाउंट आ रही है दैट इज 115,790। और रेंटल इनकम तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, 24 डिवाइड बाई 3 तो 800 आया था और इंटू 8 दैट वाज 6400। ये मैंने आपको पीछे भी कैलकुलेट करके बता दिया, जैसे उसको मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। तो हमारे पास एडमिन एक्सपेंस का जो टोटल आया दैट इज 115,790। हम इसको लेस कर लेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। दैट इज 63,670। अब हमारे पास जो इनकम थी वो रेंटल इनकम थी, उसको हम ऐड कर लेंगे। दैट वाज 6400 और इसकी वर्किंग हमने क्या यहाँ पे की, हम इसको मेंशन कर देते हैं, वर्किंग 3, वर्किंग 2 और वर्किंग 1, और इसका रेफरेंस हम यहाँ पर भी दे देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग 1, डिस्ट्रीब्यूशन वर्क के ये नंबर इस वर्किंग से राइज हो रहा है। जो रेंटल इनकम थी दैट वाज 6400। उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास इंटरेस्ट कॉस्ट है। इंटरेस्ट कॉस्ट हमारे पास सिर्फ डिबेंचर की ही है, क्योंकि यहाँ पे फर्दर कंपनी का और कोई लोन वगैरह बताया हुआ नहीं है। तो जो डिबेंचर इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही थी दैट इज 6,000। तो यहाँ पर हम फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट लिख सकते हैं, दैट इज 6,000। अब ये हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है तो ये लेस होगा। इस अमाउंट में से ये वाली अमाउंट ऐड होगी और ये अमाउंट लेस होगी, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि हमारे पास आ रहा है 64,070। उसके बाद क्वेश्चन में टैक्स भी था लास्ट एडजस्टमेंट में, दैट इज 4,200। तो टैक्स इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, तो टैक्स भी माइनस होगा। फाइनल वी विल हैव प्रॉफिट आफ्टर tax that is 59,870। यहाँ पर हमारी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट में द क्वेश्चन इज आस्किंग टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है हमारे पास, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 एन इशू ऑफ 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट the price of 0.5 each was made at a premium of 0.2 per share and this was fully subscribed। ordinary share issue किए हैं 4 लाख ordinary share issue किए हैं, each की price 0.5 है और उसके ऊपर premium जो है that is 0.2। at 31st December the director decided to revalue the property at 820। अच्छा, ये एच लिमिटेड की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट दिया हुआ है आपके पास। बैलेंस आपको ओपनिंग बैलेंस शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का गिवन नहीं है, रिवैल्यूएशन रिजर्व और रिटेन अर्निंग्स का गिवन है, और शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल के केस में हमें क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है।
और ये चीज़ें हमने इनकॉर्पोरेट करनी है। अब शेयर इशू ये फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो शेयर इशू हमने टोटल किए कितने हैं, 4 लाख शेयर्स को इशू किए एट द प्राइस ऑफ 0.5 ईच। तो 4 लाख अगर ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और ईच की प्राइस 0.2 है, सो ये हमारे पास 2 लाख आ जाएगा। तो शेयर्स इशू की अमाउंट जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर जाएगी दैट इज 2 लाख, और प्रीमियम के अंदर जो अमाउंट जाएगी वो है 0.20 प्रीमियम पर शेयर। सो 4 लाख इंटू 0.20 दैट इज 80,000। तो शेयर इशू से जो प्रीमियम रेज होगा दैट इज 80,000 और जो शेयर कैपिटल रेज होगा दैट इज 2 लाख। तो शेयर इशू से जो शेयर कैपिटल रेज हो रहा है दैट इज 2 लाख। ये आया कैसे, 4 लाख इंटू 0.5, क्योंकि एक शेयर की प्राइस 0.5 है इसीलिए मैंने 4 लाख को 0.5 से मल्टीप्लाई किया। और शेयर प्रीमियम में कितना अमाउंट रेज हो रहा है विद द शेयर इशू दैट इज 80,000। अच्छा, अब डिविडेंड पेड, एंड डिविडेंड पेड हमें क्वेश्चन में गिवन थे दैट इज 22,500। 22 डिविडेंड हम पे करते हैं और डिविडेंड रिटेन अर्निंग से सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 22,500। फिर है रीवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी को रीवैल्यू किया जा रहा है एट 820,000। अच्छा, 1 जनवरी पे हमें प्रॉपर्टी यहाँ पर गिवन है दैट इज 970। इट मीन्स डाउनवर्ड रीवैल्यू हो रही है प्रॉपर्टी 970 माइनस 820, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी एग्जैक्टली वैल्यू जो है वो डाउनवर्ड रीवैल्यू की जा रही है। दैट इज 150,000। अब रीवैल्यूएशन रिजर्व में सिर्फ 95 का बैलेंस है, तो 150 हम पूरा रीवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस रिजर्व में इतना बैलेंस ही अवेलेबल नहीं है। तो जितना यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं दैट इज 95,000 वो यहाँ से एडजस्ट कर देंगे। इसको एडजस्ट करने के बाद रीवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस 0 बच जाएगा। 155 में से 95 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, तो जो रिमेनिंग है 55 वो रिटेन अर्निंग से एडजस्ट हो जाएगा, तो ये वाली अमाउंट यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा, इन दोनों का टोटल 150,000 है, तो टोटल में से हम 150,000 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन प्रॉफिट फॉर द ईयर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इन द प्रीवियस पार्ट दैट इज 59,870। इसको हम रिटेन अर्निंग में जाकर ऐड कर देंगे 59,870। अब हमने सारी एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया, जस्ट हमने इसको टोटल करना है। अब रीवैल्यूएशन रिजर्व 95 माइनस 95 ये 0 हो जाएगा। रिटेन अर्निंग के बैलेंस को हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 95,070, और इन सब को टोटल करेंगे, इसको टोटल करें या आप इनको, यहाँ की अमाउंट अभी भी हमारे पास नहीं है। सो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस कैसे आएगा, आपके पास क्लोजिंग है, ओपनिंग में आप ये वाली अमाउंट ऐड करते हैं तो आपके पास ये बैलेंस आया है। तो अब आपके पास क्लोजिंग गिवन है, तो इस अमाउंट को आप लेस कर देंगे तो हम ओपनिंग तक रीच कर जाएंगे। 725 माइनस 2 लाख हमारे पास आ रहा है 525,000, और 120 माइनस 80,000 वी आर गेटिंग 40,000। तो शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस इज 40,000 एंड शेयर कैपिटल का इज 525,000, और इन सब को हम टोटल करें तो हमारे पास ये कॉलम का आंसर आ जाएगा दैट इज 772,700। अब हम टोटल को यहाँ से टोटल करें, इधर से टोटल करें, हमारे ये आंसर सेम होगा दैट इज 940,070। फर्दर हमारे पास है द डायरेक्ट, these are the plans to expand the business will require additional finance. The directors are considering 2 options, option A, option B. Make a right issue of 150,000 ordinary shares at 0.5 each at a premium of 0.2 per share. Option B, issue an 8% debenture 2027 for 1,05,000। अच्छा, अब डायरेक्टर्स को बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एडिशनल फाइनेंस रेज करने की जरूरत है, तो वो 2 ऑप्शंस को कंसिडर कर रहे हैं। ऑप्शन ए में ईदर टू मेक अ राइट इशू ऑफ 1,50,000 शेयर्स एट 0.5 पर शेयर एंड 0.2 इज द प्रीमियम, और ऑप्शन बी के वो डिबेंचर इशू कर लें जिसके ऊपर 8% इंटरेस्ट होगा, और डिबेंचर कब रीपेएबल है, इन 2027। अच्छा, पार्ट ई में रिक्वायरमेंट हमारे पास है कि एडवाइज द डायरेक्टर्स विच ऑप्शन दे शुड चूज, जस्टिफाई और आंसर बाय डिस्कसिंग बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच ऑप्शन। तो ऑप्शन ए जो हमारे पास है इसमें राइट इशू है हमारे पास, एंड जो ऑप्शन बी है दैट इज डिबेंचर, और दोनों
कि क्वेश्चन ने ही मैंशन कर दिया कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच ऑप्शन। मैं यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन के पर्पज़ के लिए इसको मैं बुलेट पॉइंट्स में लिख रही हूँ। आप एग्ज़ाम के अंदर बेटर है कि हम इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखें। अच्छा, राइट इशू के सबसे पहले एडवांटेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस राइट इशू का क्या होगा कि जो राइट इशू है वो इक्विटी का पार्ट होते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ इक्विटी, ये कैपिटल का पार्ट होता है। दैट इज वाई ये जो सोर्स ऑफ कैपिटल होता है दैट इज परमानेंट कैपिटल। और राइट इशू से क्या होता है, ओनरशिप डाइल्यूट नहीं की जाती, क्योंकि राइट इशू उन्हीं शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हों। तो नो डाइल्यूशन ऑफ देन ये है कि जो ऑप्शन ए है राइट इशू, वो हमारे प्रॉफिट्स को अफेक्ट नहीं करता। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इट इज़ एक्सपेंसिव टू ऑर्गेनाइज। बिजनेस को एक अच्छी खासी कॉस्ट इनकम करनी पड़ेगी इनको ऑर्गेनाइज करने के अंदर। ऑप्शन बी जो है हमारे पास डिबेंचर है। पहला डिसएडवांटेज ये है डिबेंचर होने का कि ये लाइबिलिटी है, इसको कंपनी को रीपे करना है। तो ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल नहीं है, टेम्पररी सोर्स ऑफ कैपिटल है। और ये लाइबिलिटी है, इसकी वजह से ज़्यादा लाइबिलिटी इशू करने की वजह से बिजनेस का गियरिंग लेवल इंक्रीज हो सकता है, माइट इंक्रीज गियरिंग लेवल ऑफ द गियरिंग लेवल ऑफ द बिजनेस। फिर ये है कि डिबेंचर पे जो कंपनी को पे करना है वो 8% इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर करनी है, और इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है जिसकी वजह से ब्रेक इवन भी डिले हो जाता है। ये तो नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स? पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि डिबेंचर के पास नो वोटिंग राइट्स, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो वो डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर, बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकते। These are the advantages and disadvantages of both the options। अब लास्ट में ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, एडवाइस करना है। एडवाइस का यहाँ पे 1 मार्क है कि विच ऑप्शन यू रिकमेंड टू चूज, और उसको फिर जस्टिफाई भी करना है। यहाँ तक हमारा